नमस्कार, मेरा नाम गौरव जोशी है। मैं ग्लोबल पाथफील्ड से हूँ और आज हमने सभी के साथ में एक किडनी किट कैंपेन प्रोग्राम के तहत एक डिसेमिनेशन वर्कशॉप हमने ये एक आयोजित की थी। इस प्रोग्राम का जो किडनी किट प्रोग्राम है, ये फ्रेजिनियस मेडिकल केयर का सपोर्टेड एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग इंदौर और दिल्ली दोनों जगह पर मिला के करीब बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, एडोलसेंट पॉपुलेशन पे, स्लम की पॉपुलेशन पे किडनी हेल्थ पे अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन का ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जो रीनल हेल्थ है या किडनी डिजीज़ है, ये इंडिया में एक इन्फेंसी स्टेज पे है, लेकिन अंडर रिपोर्टेड पब्लिक हेल्थ इशू है। आंकड़ों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, उसमें ये बताया गया है कि हर साल तकरीबन 2,20,000 नए पेशेंट इस नंबर्स में जुड़ते हैं। देश में करीब 70 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं। किडनी हाइपरटेंशन, उसका जो प्रेवलेंस का परसेंटेज है, तकरीबन 21% प्रेवलेंस उसका जो रेट है। इसके साथ में यदि हम बात करें कि 7% जो स्कूल के बच्चे हैं, ICMR की स्टडी के अनुसार, वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के रिस्क पे हैं। और इसका यदि हम कारणों की बात करते हैं तो जो खान पान है, हाई इंटेक ऑफ शुगर है, सॉल्ट है, उसके अलावा लो इनटेक ऑफ वाटर है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये एक प्रमुख कारण है। और लैक ऑफ बैलेंस डाइट जो है एक प्रमुख कारण है। और अवेयरनेस लेवल पे इस NCDs के लिए इसमें बीमारी का बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है। इन सब मुद्दों को, और करीब हमारे 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन की कंट्री में केवल 2 से 2.5 से 3 हज़ार के जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फ्रेजिनियस मेडिकल केयर और ग्लोबल पाथफील्ड द्वारा किडनी किट कैंपेन इंदौर मध्य प्रदेश और दिल्ली NCR में ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम स्कूल्स के बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा ANM आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा हमने नंबर अचीव किया है, जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को मिला के तकरीबन 54,000 बच्चों तक हम लोग अभी तक पहुँच चुके हैं। 2023 से लेके अभी तक में 54,000 बच्चों तक हम पहुंच चुके हैं। और इसमें पार्टनरशिप जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ में है। अर्बन लोकल बॉडी के जो मेयर्स हैं, मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका इस प्रोग्राम को बहुत सहयोग और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। और ये प्रोग्राम बच्चों में एक बहुत जागरूकता लेके आ रहा है, किडनी स्वास्थ्य के प्रिवेंशन को लेके बहुत जागरूकता लेके आ रहा है। और ये नेशनल जो गोल है, हमारे जो भारत सरकार के जो गोल है, उस गोल की दिशा में ये प्रोग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हम इस पूरे अभियान के लिए फ्रेजिनियस मेडिकल केयर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ग्लोबल पाथफील्ड्स पर अपना भरोसा जताया और इसने वृहद स्तर पे बच्चों तक हम पहुंच सके हैं। उसके लिए हमें मौका दिया गया, तो उसके लिए हम फ्रेजिनियस मेडिकल केयर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन में ये प्रोग्राम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि भारत में तकरीबन 10 लाख बच्चों तक हम बच्चों को रीनल हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकें, उनको जानकारी दे सकें। और यही इस 2 दिन, मतलब ये इस आज की कार्यशाला का उद्देश्य था। इसमें फ्रेजिनियस मेडिकल केयर के जो सीनियर लीडरशिप है, मिस्टर भास्कर गुहा जो उनके साउथ एशिया के कंट्री डायरेक्टर हैं, जो FME इंडिया की, फ्रेजिनियस मेडिकल इंडिया की दूसरी टीम भी मेंबर्स ने भी भाग लिया। इसके अलावा जो स्कूल के बच्चे हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स हैं, अर्बन स्लम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, उन सब ने भी भाग लिया। तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और ये आशा करता हूँ कि किडनी स्वास्थ्य के लिए हम देश के बच्चों को जागरूक कर सकें और एक हेल्दियर इंडिया बनाने की और हम लोग अग्रसर हो सकें। थैंक यू सो मच। किस तरह से आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं? इसके अलावा ग्लोबल पाथफील्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 4-5 मुद्दों पे काम कर रहा है, जैसे चाइल्ड राइट्स एजुकेशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वॉश दूसरा है, उसके अलावा स्किल्स, लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट है। और हम लोग 3 राज्यों में तकरीबन ये काम कर रहे हैं उस पर। क्या आप बच्चों की डिजीज़ को आप अवेयरनेस करने के लिए आप बच्चों की डिजीज़ को चेकअप भी करने की कोशिश कर रहे हैं? ये अभी हम लोग प्राइमरली प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं। तो अवेयरनेस ट्रेनिंग इसका एक माध्यम है कि हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं।
जो मॉड्यूल डेवलप किए गए हैं एफएमई के द्वारा, लेकिन परीक्षण का फ़िलहाल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा मेडिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में काम करके ही इस मुद्दे को देखना चाहेंगे। सर, आपने जो बच्चों को टारगेट किया, किस तरह से आपने कौन से स्कूल्स को प्रेफरेंस दी, किस तरह से शुरू किया? जी, हमने इसमें कोशिश ये की है कि जो खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे, जिसमें कि अधिकतर यदि गरीब बच्चे और वंचित वर्ग के बच्चे जो हैं वहाँ पर हैं, तो हमने उन समुदाय को उन सब चीज़ों में इंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि ये भारत में माना जाता है कि जो अपर क्लास है वहाँ पे फैमिलीज़ भी, बच्चे भी ऑलरेडी अवेयर होंगे, लेकिन जो लोअर क्लास सेगमेंट के जो बच्चे हैं या फैमिलीज़ हैं वो अवेयर नहीं होंगे। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को इंक्लूड किया है ज़्यादातर, उसके अलावा अर्बन स्लम कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया है। इस तरह से हम ये प्रोग्राम को पूरा आयोजित कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम भास्कर सुनील गुहा है। मैं फ्रेजिनस मेडिकल केयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। किडनी केड एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि बच्चों के थ्रू गुर्दों का हेल्थ का प्रिवेंशन करें हम, ताकि गुर्दे हमारा स्वस्थ रहे। इसके माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि किडनी के लिए बेस्ट चीज़ें क्या होती है, बेस्ट डाइट, बेस्ट एक्सरसाइजेस, और उनको क्या करना चाहिए रोज़मर्रे की ज़िंदगी में ताकि उनके गुर्दे ठीक रहे। ये इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है बिकॉज़ उनके माध्यम से उनके दोस्त, उनके परिवार सभी जान सकते हैं कि किडनी कितनी इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन है जो हमारे खून को क्लीन करती है ताकि हमारे बॉडी में सब केमिकल पैरामीटर्स ठीक रहें। तो हमारा अशेष धन्यवाद है ग्लोबल पाथफील्ड्स को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया, और हम इसको इससे भी आगे लेके जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और उनके परिवार वाले जानें कि किडनी की बीमारी क्या होती है और उसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर गर्ग है। मैं फ्रीजनेस मेडिकल केयर में कंपनी सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रहा हूं, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हैं वो मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी कंपनी में। इस प्रोग्राम के बारे में मैं यही कहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल पाथफील्ड्स एंड फ्रीजनेस मेडिकल केयर इंडिया, जो कि एक रीनल कंपनी है। अभी हमने इस प्रोग्राम में सुना कि 50,000 से भी ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचे हैं अपने फ्रीजनेस मेडिकल केयर के CSR प्रोग्राम के थ्रू, ग्लोबल पाथफील्ड के थ्रू। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, और आने वाले समय में भी मेरी यही उम्मीद होगी कि हम इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं और बच्चों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। इस प्रोग्राम में ये भी बात हुई कि कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों तक इस अवेयरनेस को पहुंचा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस माध्यम से भी ये जागरूकता, ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जो वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर्स थे उन्होंने भी गाइड किया किस तरह से ये प्रॉब्लम एक CKD प्रॉब्लम बनती जा रही है, कैसे कैसे ये छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर रही है। भास्कर गुहा जी ने भी बोला, जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अंदर रहती है, पता नहीं चलता है कि हम कब इससे प्रभावित हो गए हैं। हमारा खान पान आज के ज़माने में ऐसा है, हम पॉल्यूशन के बड़े सारे इश्यूज़ हैं, तो ये सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारा खान पान भी अफेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से ये एक अंदरूनी बीमारी एक बड़ा विकराल रूप धारण करती जा रही है। नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे बोला कि एक साल में 2 लाख से भी ज़्यादा किडनी पेशेंट्स बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, जो कि अपने आप में गवर्नमेंट के लिए भी, सब पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक चैलेंज है। कैसे उन तक वो मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाई जाए, ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो वी एज अ कंपनी वेरी हैप्पी कि हमारे जो CSR फंड्स हैं इस जागरूकता में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका सदुपयोग हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, और आने वाले समय में भी मेरी यही आशा होगी कि हम इस एसोसिएशन को, इस जन जागरण को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किडनी अवेयरनेस के बारे में जागरूकता को पहुंचाएं, ताकि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। सर, देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चों को यहाँ बुलाया गया है, इसका क्या मकसद है? जी, बच्चों को बुलाने का मेरी समझ से ये मकसद है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है किडनी किड, दिस प्रोग्राम इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि ग्लोबल इनिशिएटिव है फ्रीजनेस मेडिकल केयर का, जहाँ पर उन्होंने कई और कंट्रियों में, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कई सारी कंट्रीज़ में ये किडनी किट का प्रोग्राम, जो किडनी अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू। तो वो इस वजह से, क्योंकि अभी हमने बच्चों तक ज़्यादा अपनी रीच का टारगेट रखा है ग्लोबल पाथफील्ड्स के थ्रू। इंदौर मध्य प्रदेश में कई सारे स्कूल्स के साथ हमने टाई अप किया है। पिछले फेज़ 1 में 21,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने गाइड किया ग्लोबल पाथफील्ड के प्रोग्राम के थ्रू, CSR प्रोग्राम के थ्रू, फ्रीजीनियस के। इसके अलावा फेज़ 2 हमने रन किया 2024 में, जहाँ पे हमने 30,000 से भी ज़्यादा बच्चों तक अपनी रीच को आगे बढ़ाया है। जहाँ पे इस बार हमने
दिल्ली एनसीआर को भी कवर किया है इसमें। दिल्ली एनसीआर के भी काफ़ी सारे स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। स्लम एरियाज़ में भी ये अवेयरनेस पहुंचाई गई है। इंदौर की भी एक स्लम एरिया को हमने सेलेक्ट किया था, दिल्ली में भी सेलेक्ट किया था। तो काफ़ी हद तक हमने बच्चों का रूप में हमने ये मार्ग चुना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके थ्रू चाहते हैं कि वो इसी एज से ही इस समस्या को समझें, अपने खान पान में बदलाव लाएं। जिस तरह की आजकल जंक फूड का चलन है उससे थोड़ा बचकर रहें, मिनिमम रखें। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है बैलेंस करने के लिए। तो ये एक उद्देश्य है। थैंक यू सर। एमएसएमई से और इस वक्त आपके एमएसएमई में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम, बहुत काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जी। तो आप किस तरह के एनजीओ को प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट? जी, अभी हमारा कंपनी का फोकस किडनी स्वास्थ्य का, जैसे कि हमने 2 साल से फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का प्रोग्राम रन किया है ग्लोबल पाथफील्ड के साथ। क्योंकि हमारी कंपनी एक मेडिकल कंपनी है, हमारा प्रयास ये है कि मेडिकल अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। इसलिए अभी तो हमारा प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही काम करने की तरफ है। बाकी फ्रीजनेस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को आप जो अपने तरफ से जो स्कीमें दे रहे हैं जी, उनका पाथफील्ड क्या होना चाहिए, क्या कैटेगरी होना चाहिए? उस केस में बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल कंपनी, बहुत सारे जो हमारे को एक मैंडेट फॉर्म, हमें ग्लोबल से भी हमें कई सारी उनसे भी सलाह मिलती है कि अभी फ्रीजीनेस इंडिया को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो अभी तो ग्लोबली जो हमारी कंपनी है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा जागरूकता की तरफ अग्रसर है, उसमें ज़्यादा उनका चीज़ें हैं। आने वाले समय में हम पर्यावरण की तरफ भी झुकाव है ग्लोबल, जो हमारी ग्लोबल टीम है जर्मनी में, तो उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए तो हम ये जो ग्लोबल पाथफील्ड के साथ जो फ़ेज़ 2 की सक्सेस को ये एंजॉय कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक्स सर। थैंक यू। आपने मेरा नाम डॉक्टर साहिल बगई है, मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड हूँ फोर्टिस मानेसर में। सो एट द ऑनसेट मैं ग्लोबल पाथफील्ड का एंड फ्रेजनीस मेडिकल केयर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पे किडनी अवेयरनेस के रूप में बच्चों से बात कर पाऊँ। सो भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन का नंबर काफ़ी बढ़ गया है। जो लोग मधुमेह और रक्तचाप से पीड़ित हैं उनका नंबर बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है और यंगर जनरेशन अफेक्ट होती जा रही है। इसी वजह से किडनी पे पेशेंट्स भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा आंकड़ों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि करीबन 15% की हमारी जनता आखिर में किडनी पेशेंट के रूप में हमारे सामने आएगी। तो अगर हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं तो उसमें से 15% का मतलब होता है करीबन 25 करोड़ लोग। 25 करोड़ लोग अगर इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से पीड़ित रहेंगे तो वो हमारी हेल्थ इकॉनमी पे बहुत बड़ा बर्डन है। और आप सभी जानते हैं कि किडनी का जो भी डिज़ीज़ होता है वो प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होता है। एक बार अगर वो डिज़ीज़ शुरू हो जाए तो उसका अंत या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे ही आके ख़त्म होगा। सो जो हमें बचपन से सिखाया जाता था, द गोल्डन लाइन इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो उसी बात पे मान्यता रखते हुए आज मैं यहाँ आया हूँ कि किडनी की अवेयरनेस बढ़ाने। सो किडनी की अवेयरनेस के लिए सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी को मधुमेह या रक्तचाप का डिज़ीज़ है तो अपने एनुअल चेक्स ज़रूर करें। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर लगता है जहाँ पे कुछ किडनी डिज़ीज़ से उत्पन्न लक्षण लगते हैं, जैसे कि शरीर पे सूजन का आना, बहुत टायर्डनेस होना, भूख ना लगना, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और आपके घर परिवार में अगर कोई 30 साल से उपरांत एज का है तो उनका एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर होना चाहिए। और आजकल ये मान्यता है कि अभी हम यंग हैं और हम हेल्दी हैं, ये अब लागू नहीं होता। 20 साल 30 साल की उम्र में भी हम लोग अब डायबिटीज़ के मरीज़ देखते हैं। जितनी जल्दी डायबिटीज़ होगा, जितनी जल्दी हाइपरटेंशन होगा आजकल के वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में, उतना ही बड़ा डर है कि कोई ना कोई ज़रूर किडनी डिजीज़ से ग्रस्त होगा। तो आप एनुअल हेल्थ चेकअप पे ध्यान दीजिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा एक्टिव होना लाइफ में। सो ये सब चीज़ों का पालन करें। फल सब्जियां खाने में ज़्यादा खाएं, प्रोसेस्ड फूड्स पे थोड़ा सा कम जोर डालें। अगर इतना करेंगे तो हमारा ऐसा मानना है कि हम अपने लिए और अपने देश के लिए ज़रूर कुछ बेटर करेंगे। अदरवाइज़ किडनी का डिज़ीज़ होने के बाद सिर्फ आप हाथ मलते रह जाएंगे और ये डिज़ीज़ आपको ज़िंदगी भर पीड़ित करेगा जब तक इसका इलाज मुख्य रूप से नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। जो किडनी अवेयरनेस पर चल रहा है तो ये प्रयास आगे भी चलना चाहिए और हमारा ये होना चाहिए कि भाई इसकी रोकथाम की जा सके, ताकि हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाले जो
सिंड्रोम है, स्टेटस है, वहाँ तक नहीं पहुँच सर सके। आप गुरुग्राम के एक मेदांता हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा है अपने हाँ। आप में के लिए मशहूर है, वहाँ आपके चिकित्सक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वहाँ के सर वहाँ पे इस तरह के कितने केस आपको दिए हैं कि जितने केसेस आ रहे हैं ट्रांसप्लांट के या डायलिसिस के, उसमें ज़्यादातर पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि हम महिलाओं में बीमारी हो रही है उनको हॉस्पिटल रोकथाम तक के लिए हम क्या कर सकते नहीं, हैं? तो अवेयरनेस जो Awareness प्रोग्राम तो चल बहुत रहा है, है। हाँ, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ डोनेशन वाला जो है ना, हाँ। किडनी डोनेशन को भी एक कंपेन होनी चाहिए ताकि डोनर्स आगे आएं, ताकि जो डोनर्स तो डरते हैं सर वो हम डरते हैं तो उनको अवेयरनेस, क्योंकि जो डोनर का भी हमने वो किया है, अध्ययन किया है, तो डोनर की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उतने ही स्वस्थ रहते हैं जितने वो पहले थे। तो इस पर भी हमें एक अवेयरनेस जो है, क्या लगता है कि ये किडनी ये जो डिजीज फैल रहा है हाँ तो इसको रोका जा सकता है? हाँ, तो डिजीज़ के तो रोकने के जो हैं उसमें सारे बताए गए हैं कि भाई हमें जो है एक बार खान पान पर, एक्सरसाइज पर, हैं, इन चीज़ों पर, लाइफस्टाइल जो है इसका ध्यान रखना लाइफस्टाइल पड़ेगा। बदलनी होगी। हाँ हाँ, वो बदलना है, और उसके बाद में प्रयास होना चाहिए कि रेगुलर चेकअप कराते रहें। जो खास तौर से जो डायबिटिक्स हैं, जिनको हार्ट पेशेंट हैं, उनको खास तौर से किडनी की भी जानकारी जो है दी जानी चाहिए, उनकी जो है टेस्ट भी रेगुलरली कराते ऐसा रहना सुना चाहिए। जाता है कि किडनी ज़्यादातर जो खराब होता है वो ड्रग एडिक्ट्स के कारण होता हाँ, है। वो भी है, वो भी है, तो- मतलब स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग भी जो है इसका एक रिस्क फैक्टर है। और जो दवा पेन किलर जैसी हाँ, जो दवाइयाँ भी और जो आप केमिस्ट से माइग्रेन जाकर जैसी के बीमारियाँ हैं, पेन किसी किलर के ले पास लेते में। हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसकी माइग्रेन- वजह से भी जो बहुत से है, लोगों में माइग्रेन जैसी बीमारियां हैं, खास के औरतों के अंदर में हाँ, हाँ, ये हाँ। और वो दवाइयाँ खाती रहती हैं माइग्रेन का यही और है। उसके बाद फिर वो उसके किडनी की बाद शिकार किडनी हो जाती है। इन सारी चीज़ों का जो असर है वो किडनी पर ही पड़ता है, किडनी डैमेज हो जाती है। वो जो बीमारियां हैं हमारे पास जो खास की महिलाओं के लिए आती हैं, ये बड़ा ही घातक और खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल बड़ा खतरनाक है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि महिलाओं में बीमारी हो रही है लेकिन वो हॉस्पिटल तक इलाज के लिए नहीं पहुंच रही है। क्या ये पुरुष ही ज़्यादा क्यों पहुंच रहे हैं? क्या एलोपैथिक में ही इसका इलाज संभव है या आयुर्वेदिक में भी? नहीं नहीं, देखो सारे हमारा जो इंडियन सिस्टम है, सारे सिस्टम का जो है, देखिए आयुर्वेदा में भी है, होम्योपैथी में भी है, सब तरह से इसका इलाज है। तो ये नहीं है कि भाई एलोपैथी वाले इसका इलाज कर सकते हैं, जो जिसको सूट करे। होम्योपैथी सबको सूट नहीं करती, लेकिन जिनको सूट करती है वो अच्छी तरह से सूट करती है। तो हमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, उसमें भी अगर कुछ लोग उसका लाभ ले रहे हैं तो उनको भी लाभ लेने दीजिए, और एलोपैथी में तो ट्रीटमेंट है ही। सर जैसा आपने यूज़ करा क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ, इसके अंदर जो खान पान में हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं हाँ। या रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, क्या इफेक्ट आ सकता है किडनियों पर? नहीं, ऐसा कोई अध्ययन से ऐसी जानकारी नहीं है कि सरसों के तेल से कोई इस तरह का कोई असर है। हाँ, अगर आपका जो है, जैसे कि ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, इन पर थोड़ा और प्रोटीन युक्त जो फूड अगर ज़्यादा लेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, तो उससे जो है किडनी डिजीज़ के जो है रुकाव है, उस पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। ये थे हमारे डॉक्टर मेदांता।
पदम सिंह जी। हमारे बीच में बीजल पांचाल जी हैं जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं एफएमई से। मैडम आपका भी मंच पे स्वागत है। अंकुर गर्ग जी हैं कंपनी सेक्रेटरी एफएमई से। अंकुर जी। खनिंदर भुयान जी हैं यूनिसेफ से। सर मैं आपको भी मंच पे आमंत्रित करती हूँ। और ग्लोबल पार्टी के डायरेक्टर गौरव जोशी जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम अपने अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से करेंगे, जिसके लिए आगे मैं आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए मंच संभालें। मंचासीन सभी अतिथियों का एक बार पुनः गर्मजोशी के साथ स्वागत। जितना खूबसूरत हॉल है उतनी आपकी तालियों की आवाज में दम नहीं है, तो आपकी तालियों में दम होनी चाहिए, आवाज मतलब अनवरत चलती रहनी चाहिए। तो हम अब हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं उन सबका स्वागत करेंगे। और मैं सबसे पहले जो एफएमसी जिसके पूरे मार्गदर्शन में ये सीएसआर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के इंदौर और दिल्ली के स्कूलों में चल रहा है, और जो सीएसआर प्रोजेक्ट है उसके साउथ एशिया के कंट्री डायरेक्टर हमारे भास्कर बुआ जी का स्वागत करने के लिए मैं ग्लोबल पाथ फील्ड से श्री गौरव जोशी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह पुष्प देकर और प्रतीक चिन्ह देकर भास्कर बुआ जी को अनुग्रहित करें। गौरव जोशी। ये आयुषी और ये सब तैयार रखें जिससे हमारा कार्यक्रम विलंब ना हो। अपने वॉलंटियर्स एक के बाद एक, इसके बाद तैयार रहेंगे युक्ता, तैयार रहें। इसके बाद हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं डॉक्टर पदम सिंह जी, जिनके बारे में जितना उल्लेख किया जाए उतना कम है। आप फॉर्मर एडिशनल डीजी आईसीएमआर, चीफ स्टैटिस्टिकल एडवाइजर मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में युक्ता। प्रीति तैयार है इसको। मैं एफएमई से बीजल जी का स्वागत करने के लिए प्रीति को आमंत्रित करता हूं। इसके बाद जितेंद्र तैयार हैं। अंकुर गर्ग जी का स्वागत करने के लिए मैं जितेंद्र को आमंत्रित करता हूं। ये इधर से आ जाओ। आयुषी, खनिंद्र कुमार जी जो कि एक डेवलपमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गौरव जोशी का स्वागत गुंजन से।
दिल्ली एनसीआर में चला रहा है। उस प्रोग्राम के सक्सेसफुल मतलब जो सेकंड फेज़ है उसका आज हम लोग एक डिसेमिनेशन वर्कशॉप कर रहे हैं। और किडनी की बीमारी के बारे में कितने लोग जानते हैं? अगर आप लोग कुछ बताएंगे ऐसा हाथ खड़ा करके तो मेरे ख्याल से भास्कर जी आज बहुत प्रसन्न होंगे कि कुछ जो हमारे प्रोग्राम का आउटकम क्या निकला और क्या अवेयरनेस आई है। तो हाथ खड़ा करें। बेसिक मतलब किडनी रोग के बारे में आप लोगों ने कुछ सुना है? नहीं सकते। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जिसमें हमारा हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसके कारण हमारी किडनी को अफेक्ट करता है। और इसकी अवेयरनेस जनरेशन के लिए ये जो ग्लोबल पाथ फील्ड को एफएमसी की तरफ से एक सीएसआर के उसमें प्रोजेक्ट आवंटित किया गया था। और इस प्रोग्राम की सेटिंग के लिए मैं गौरव जोशी जो ग्लोबल पाथ फील्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि इस प्रोग्राम का पूरा ओवरव्यू और अभी तक की उपलब्धियां और आगे की उसमें हम लोगों को कैसे काम किया, क्या किया, उसके बारे में पूरा हम सभी को अवगत कराएं। गौरव जोशी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मंच पे बैठे हुए भास्कर जी, डॉक्टर पदम सिंह जी, बीजल, अंकुर जी और खनिंद्र आपके साथ में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सब ने टाइम निकाल के इस वर्कशॉप में आए। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है जिसमें हम पूरा जो प्रोग्राम में के जो रिजल्ट्स हैं जो हमने अचीव किए हैं उसको आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप सभी से कि सबसे पहले जो बच्चियों ने यहाँ पे डांस सरस्वती वंदना की थी उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए आप सब। वो सब बच्चियों ने, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुत मेहनत से ये तैयार किया है प्रोग्राम और ख़ास इसी इवेंट के लिए ये प्रोग्राम तैयार किया गया है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत उसके लिए स्वागत है, धन्यवाद है। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, इस छोटा से सेशन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि किडनी किट कैंपेन फ्रेजिनियस मेडिकल केयर ग्लोबल का एक ग्लोबल CSR प्रोग्राम है जो विश्व के कई देशों में इसका संचालन किया जा रहा है। चाहे डिफरेंट जितनी कंट्रीज हो, चाहे पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, ताइवान हो, और भी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये CSR प्रोग्राम, किडनी किट जो CSR प्रोग्राम है उसका संचालन किया जा रहा है। और आप सब, जैसे हम लोगों ने आपको ट्रेनिंग में भी बताया है, बाकी सारा भी आप लोगों के साथ में जो डिस्कशन हुआ है कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरत है कि हम इस पूरे प्रोग्राम पे किडनी के मुद्दे पे फोकस करें, उस पर बात करें, उस पर चर्चा करें, उस पर हम अपनी समझ बढ़ाएं, समुदाय की समझ बढ़ाएं, परिवार की समझ बढ़ाएं और साथ ही अपने आप को, परिवार को और इस देश को एक हेल्दी नेशन बनाएं। क्यों इसकी ज़रूरत है? तो यदि आंकड़ों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम जो नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है उसमें बताया गया है कि करीब 2,20,000 हर साल नए पेशेंट किडनीज के डायलिसिस के आते हैं। लगभग 70 मिलियन हमारे कंट्री में डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और हाइपरटेंशन का जो परसेंटेज है, दूसरे जो NCDs का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई इंडिया में हो रहा है। 7% जो स्कूल के बच्चे हैं वो एट रिस्क हैं। और इन सब को देखते हुए यदि हम देखें तो करीब 2,500 से 3,000 ही नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे देश में इस समय मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स जो किडनी रोग के विशेषज्ञ जिनको हम कहते हैं, और वो लगभग 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को वो कैटर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यदि देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ मुद्दा हो जाता है, लेकिन साथ में बहुत अंडररेटेड सब्जेक्ट है इंडिया में, जिसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं होती किडनी के बारे में, हम बहुत सीरियसली बात नहीं करते हैं या बहुत चर्चा नहीं होती, या कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उस पर बात नहीं होती है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि जिन पेशेंट्स को किडनी की बीमारी होती है उसमें से जो लोअर स्टेटा है, इकोनॉमिक स्टेटा है, उसके पॉपुलेशन या गरीब वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और जो बहुत सारे पेशेंट्स वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू भी नहीं कर पाते हैं। तो इन मुद्दों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है
कि हम पूरे देश में एक जो प्रिवेंशन का पार्ट है, जो रोकथाम की जो हम बात करते हैं, उसको हम मजबूत करें। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके, इसी अवधारणा को लेके फ्रेजिनियस मेडिकल केयर इंडिया के द्वारा किडनी किट कैंपेन को शुरू किया गया। इस अभियान की एक खूबी ये है कि आपने जैसे बहुत सारे साइनेजेस, वीडियोस, लिटरेचर जो इस प्रोग्राम के देखे होंगे, ये सारा जो मटेरियल है आईसी है, ग्लोबल जो टीम है एफएमई इंडिया की, एफएमई की जो ग्लोबल टीम है, उन्होंने ये डेवलप किया है और इसको बहुत चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में बनाया है। इस तरह से बनाया है कि बच्चे उसको खेल ही खेल में सीख सकें, समझ सकें और साथ में अपने जिंदगी में उसको उतार सकें। और जो पार्टनरशिप इस प्रोग्राम की डेवलप हुई है वो इसमें यह है कि इस पूरे जो मटेरियल है, आईसी मॉड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग मटेरियल है, उसको हम इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, जो हमारा जो कल्चर है, उसमें कैसे उस सारे मटेरियल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो एफएमई इंडिया और ग्लोबल पाथफील्ड्स ने दोनों ने इस मुद्दों पे को लेके किडनी किट कैंपेन की यहाँ पे शुरुआत की। फेज फर्स्ट में हमने जो 2023 में शुरू हुआ था, जो 2023 अप्रैल 2023 से और सितंबर 2023 तक फेज फर्स्ट इस प्रोग्राम का चला है। उसके बाद में यदि हम फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 हमारा जो है जून 2024 से लेके और दिसंबर 2024 तक इसका सेकेंड फेज है। और हमें बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस पूरे प्रोग्राम में आप लोगों का, स्कूल के बच्चों का, टीचर्स का, प्रिंसिपल का, नेफ्रोलॉजिस्ट का, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका बहुत इमेंस सपोर्ट इस प्रोग्राम को मिला है। चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, टीचर हो, तो 2 स्तर पे हमने पार्टनरशिप की थी। पहला स्तर पे था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ में, टीचर्स के साथ में, प्रिंसिपल्स के साथ में, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग देके डायरेक्टली इस मुद्दे पर उनकी समझ बढ़ाई और ये इंश्योर किया कि इस प्रोग्राम की जो सस्टेनेबिलिटी है वो इंश्योर हो सके। सेकंड जो पार्टनरशिप थी वो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ में थी। फ्रंटलाइन जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, उनके साथ में इस प्रोग्राम की पार्टनरशिप हुई है। ये पार्टनरशिप्स में 3 लेवल पे हम काम किया है। पहला डायरेक्टली बच्चों के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में, कम्युनिटी के साथ में, ताकि वो बिहेवियर चेंज पे बात कर सके, बिहेवियर चेंज जो है वो अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सके और उस बिहेवियर चेंज को वो अपनी, चाहे वो हाइड्रेशन की बात हो, बैलेंस डाइट की बात हो, फिजिकल एक्टिविटी की बात हो, प्रिवेंशन की बात हो, इन सब चीज़ों को वो अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सके, अपने बिहेवियर में, डे टू डे लाइफ में इंश्योर कर सके। इस पे हमने पार्टनरशिप की थी। सेकंड जो गवर्नमेंट पार्टनरशिप हुई है, आप लोग को मुझे बताते हुए और खासकर पैनल को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि गवर्नमेंट की पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से। तो चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो, उसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हो, इन सब का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिला है। एविडेंटली उनकी तरफ से लेटर्स, वीडियोस, एप्रिसिएशन प्रोग्राम के लिए इशू किए गए हैं, जो अभी हम आपके साथ में भी शेयर करेंगे। चाहे वो मेयर इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी का वीडियो मैसेज हो, चाहे उनका लेटर हो। इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के जो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उनके द्वारा भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया गया है, एक्सटेंड किया गया है और सभी ने अपनी शुभकामनाएं इस प्रोग्राम में व्यक्त की है। इसके साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने इस प्रोग्राम को उसके साथ में एक एडवांस लेवल पे हम भारत की जो माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके ऑफिस के साथ में भी एक हमारा डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो इस प्रोग्राम के अचीवमेंट हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ में भी शेयर कर सकें। उसके लिए प्रयास जारी है और शायद जनवरी तक हम उस दिशा में कुछ आगे कदम बढ़ा सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये इमेंस सपोर्ट इस प्रोग्राम का, ये सारे इस प्रोग्राम को प्राप्त हुआ है। और जो इस प्रोग्राम के यदि ऑब्जेक्टिव्स थे, तो ऑब्जेक्टिव्स 3 बड़े क्लियरली थे कि हम अवेयरनेस जनरेशन ट्रेनिंग करें, क्योंकि अभी तक बच्चों ने स्कूल्स में या घर में या अर्बन स्लम कम्युनिटीज़ में इस तरह की रीनल हेल्थ पे कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, या अवेयरनेस लेवल स्क्रैच से हमको स्टार्ट करना है। तो प्रिवेंशन पे हम लोग बातचीत शुरू करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, गवर्नमेंट के सिस्टम को स्ट्रेंथन करना था, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो,
और ये सस्टेनेबिलिटी पे भी इसको फोकस हम लोग को करना था, ताकि जो FME इंडिया के ESG गोल्स हैं उन तक हम इस प्रोग्राम को रिलेट कर सकें, इस प्रोग्राम को सस्टेन कर सकें, ताकि एक सिस्टम इंडिया में डेवलप हो जिसमें रीनल हेल्थ पे चाहे गवर्नमेंट सिस्टम हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम हो, एजुकेशन हो, स्लम्स में ये चीज़ें सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट करा सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और यदि हम लोग उपलब्ध इसके अचीवमेंट्स की हम लोग बात करेंगे तो 3rd से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों पे हम लोगों ने फोकस किया है। 8 to 18 ईयर का ये हमारा प्रोग्राम फोकस है। और सेकेंड फेज में लगभग फर्स्ट फेज में हमने 30 स्कूल्स को रीच आउट किया था, सेकेंड फेज में लगभग 46 स्कूल्स को हम लोगों ने रीच आउट किया था, और लगभग 200 चेंज एजेंट्स हम लोगों ने तैयार किए हैं। ऐसे बच्चे जो अपना नॉलेज, अपना जो स्किल्स है, कैपेसिटी है, वो दूसरों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करते हैं, पीयर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को और मजबूती प्रदान करते हैं। यदि हम नंबर्स पे बात करते हैं तो फर्स्ट फेज में लगभग हमने 21,519 चिल्ड्रंस को रीच आउट किया था 30 स्कूल्स में, और 130 टीचर्स थे फेज 1 में, और 250 फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। सेकेंड फेज की हम बात करते हैं तो 30,780 लगभग हमने बच्चों को रीच आउट किया है 46 स्कूल्स में और 5 अर्बन स्लम कम्युनिटीज़ में, और 940 टीचर्स, प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, 260 फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। तो ऑल टुगेदर 53,883, ऑलमोस्ट 54,000 बच्चों तक हम लोग पहुंच गए हैं, और ये सब आपके सहयोग से संभव हुआ है। साथ ही 300 चेंज एजेंट्स तैयार हुए हैं, 510 फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड स्लम कम्युनिटीज, ये सारे अभी तक आए हैं। इस प्रोग्राम में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि केवल गवर्नमेंट का या दूसरे सिस्टम्स, सपोर्टिव सिस्टम्स का ही हमको ये सहयोग नहीं मिला है। इसके साथ में इस पूरे प्रोग्राम की जो एक कॉन्सेप्ट थी, अवधारणा थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट अवधारणा ये थी कि फ्रेजिनियस मेडिकल केयर के इंडिया की एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम था। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जितने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहे हैं, रैलीज रही हैं, चाहे डेस्टिनेशन वर्कशॉप रहे हैं, उसमें फ्रेजिनियस के एम्प्लॉयज़ का इमेंस पार्टिसिपेशन रहा है, और उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। डायरेक्टली आप समुदाय से जुड़ के, आप लोगों से जुड़ के, चाहे ट्रेनिंग प्रोवाइड की हो, चाहे दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया हो, उन्होंने डायरेक्टली इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया है। इंदौर में भी और दिल्ली NCR में भी, दोनों जगह इमेंस हम लोग को सपोर्ट मिला है, और उसके लिए मैं फ्रेजिनियस को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतना प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन आपके यहाँ से रहा है। यदि हम सक्सेस की बात करें और लेसन लर्न की बात करें तो इसके क्या मुख्य सक्सेस स्टोरीज हैं कि इमेंस, सबसे पहले तो मोबिलाइजेशन हुआ है, इतना मैसिव मोबिलाइजेशन रीनल हेल्थ में इंडिया में। हम उम्मीद करते हैं कि आप और हम मिलके एक बड़ा नंबर क्रिएट करने की कोशिश करने में लगे हैं, और यदि हम लोग मोर स्ट्रैटेजिकली चलते हैं और आगे एक इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी FMC के सहयोग और मार्गदर्शन से कि हम लोग 1 मिलियन चिल्ड्रन को, लगभग 10 लाख बच्चों तक हम आने वाले समय में, आने वाले सालों में हम अपना पहुंच बढ़ाएं। सेकेंडली, बहुत स्ट्रांगली नीड एक्सप्रेस की गई है, क्योंकि रीनल हेल्थ अभी तक बहुत अंडर स्टेटेड सब्जेक्ट था, पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट था, जिसपे बहुत सारा गवर्नमेंट की, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या सरकार हो, बहुत सहयोग नहीं रहा है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, कॉपरेशन हो रहा है, कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की हम यदि बात करते हैं तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो काफ़ी वृहद स्तर पे प्रोग्राम ये चल रहा है। लेकिन साथ में यदि हम भारत की पॉपुलेशन को देखें तो इस तरह के प्रयासों का अपना एक महत्वपूर्ण वो है, जिसमें हम डायरेक्टली बच्चों तक पहुंच सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें।
और एक लर्निंग ये भी रही है कि जब हम यदि बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो सस्टेन्ड एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है कि एक लंबे समय तक चाहे हमारी जो कम्युनिटीज़ हो, समुदाय हो, लोग हों, इनके साथ हम लगातार अलग अलग लंबे समय तक हम इंटरवेंशंस चलाने की बहुत ज़्यादा दरकार है। और उसी के साथ में यदि हम लोग सरकार के साथ में भी काम कर रहे हैं और यदि हम पॉलिसी चेंज की बात कर रहे हैं तो रेगुलर एक इंटरवेंशन गवर्नमेंट के साथ में बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में एक सेंट्रल लेवल पे इस प्रोग्राम को हम ले जा सकें और आगे इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकें। और मैं इस मंच के माध्यम से आज फ्रेजिनियस मेडिकल केयर का, भास्कर का, बीजल का, अंकुर का और पूरी एफएमई टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो विश्वास ग्लोबल पाथफील्ड्स में आपने जो विश्वास ग्लोबल पाथफील्ड्स में और लोगों में किया है उससे हम एक बड़े स्तर तक पहुंच पाने में कामयाब हुए हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इसको और आगे तक ले जा सकें और एक पूरे देश में हेल्दियर एनवायरनमेंट यदि हम सीकेडी की बात करते हैं तो उस पर क्रिएट कर सकें। सो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा जो शायद स्क्रीन पे आप देख पा रहे हों। तो ये हमारे मतलब चाहे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हों, इंदौर मेयर का एक फ़ोटोग्राफ है, बाकी कुछ एमएलएज हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो हम लोग किए हैं। यहाँ पे राइट साइड में इंदौर वर्कशॉप का है जिसमें अगेन एमएलए जो थे उनका है। ये कुछ प्रोजेक्ट के पिक्चर्स हैं जिसमें आप देखिए मैसिव बच्चों का पार्टिसिपेशन रहा है बहुत स्तर पे और बच्चों ने बहुत उत्साहित होकर इस पूरे प्रोग्राम में भाग लिया है। ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम में केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं है, इसमें बच्चों ने फन एलिमेंट के साथ में चीज़ों को सीखा है और चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है। आप यदि राइट साइड में देखें तो एक महिलाओं का समूह दिखेगा जो स्लम कम्युनिटी से है और उन्होंने भी बहुत प्रोएक्टिवली इसमें रैली के माध्यम से और बाकी सारी चीज़ों के माध्यम से इसको प्रोग्राम को किया है। मीडिया कवरेज काफ़ी हमको प्रोग्राम का एक मिला हुआ है जिसमें हमने सपोर्ट किया है। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो प्रोजेक्ट के कंट्रीब्यूशन का थोड़ा बखान करती हैं। और FLW's ट्रेनिंग हो, फ्रेजिनियस की टीम हो, टीचर्स एंड प्रिंसिपल का हो, ये इमेंस सपोर्ट ये प्रोग्राम ने जनरेट किया है। सो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, फ्रेजिनियस का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। जैसा कि गौरव जी ने बताया कि करीब 53,000 बच्चों तक इन 2 कार्यकाल में जो प्रोजेक्ट की लाइफ मतलब हमारी साइकिल थी उसमें हम 53,000 बच्चों तक पहुंच पाए हैं और रीनल हेल्थ और जो सीकेडी का प्रमोशन कर पाए हैं, अवेयरनेस जनरेशन का। अब मैं हमारा थोड़ा सा इस कार्यक्रम में फेरबदल कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद हमारा एक वीडियो फिल्म शो था जो पूरे प्रोजेक्ट को हम वीडियो की ज़बानी देखते हैं, लेकिन अभी हमारे सभी मंचासीन अतिथि यहीं पर उपस्थित हैं तो पहले हम इनका उद्बोधन सुनने के बाद फिर एक आपको शॉर्ट फिल्म वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ और क्या क्या किन किन माइलस्टोन्स आए और उसको कैसे हमने अचीव किया। तो भास्कर बुआ जी को हम सब सुनने के लिए बहुत बेसब्री से आतुर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और आज के मुख्य अतिथि भी हमारे हैं। भास्कर बुआ जी का करीब 22 वर्षों का एक लंबा अनुभव बिजनेस डेवलपमेंट के उसमें और आप एफएमसी के साउथ एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री डायरेक्टर हैं। कई शख्सियत ऐसी होती हैं जो दिखने से मतलब एकदम बहुत सिंपल लगती हैं लेकिन आप बहुमुखी प्रतिमा के धनी हैं। तो मैं भास्कर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो एफएमसी के बारे में और इस प्रोग्राम के जो हमारा सीकेडी जो प्रोग्राम चला है इंदौर और दिल्ली में उसके बारे में आप अपने उद्बोधन हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय भास्कर बुआ जी को बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम भास्कर है। आज 2 तरह का एग्ज़ाम होगा। एक मेरा हिंदी में बोलने का प्रयत्न होगा और एक आप सब पीछे बैठे हुए बच्चों का होगा जहाँ पे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं किडनी को लेके। तो पहला कोई प्रश्न ये है कि किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिवर, गुर्दा,
हाँ, और कितने गुर्दे होते हैं? दो नहीं, आपसे नहीं, 2 होते हैं। और लिवर कितना होता है? हाँ, लिवर 1 होता है। और किडनी का काम क्या होता है? क्या फिल्टर करना? वेरी गुड। और गौरव जी ने बोला कि इंडिया में कितने कितने पेशेंट होते हैं किडनी के एक साल में? हाँ, बोलो बोलो, पीछे से बोलो। 7 मिलियन एक साल में? पीछे खलबली सी मच गई है, आपस में क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। So good morning everyone. I mean, yeah. 66,000. ये किसने बोला? गलत। तो पहले तो गुड मॉर्निंग, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो आप यहाँ पे आए दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में। माय स्पेशल थैंक्स टू ऑल द टीचर्स हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद द स्टूडेंट्स। I want to thank the students from Delhi and from Indore. ये क्लास जैसा माहौल हो गया ना, but it is good. किडनी किट एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हमारा फ्यूचर है वो not only they take care of themselves but also their parents. That is the endeavor that with one child you possibly have an impact on 2 kids, on 2 parents. We hope and that this program gets bigger and we go to multiple cities, multiple students. प्रयत्न यही होगा कि हम इसको बड़ा करें और बढ़ाते रहें। बट हमारा आशा ये होगा कि आप अपने हर वो दोस्त से जो इस प्रोग्राम से वाकिफ़ नहीं हो उसके साथ किडनी के बारे में बात करें। ये जो डिजीज़ है ये दिखता नहीं है, जैसे हमारा हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है तो ना दिखता है हमें, या दर्द होता है। ये डिजीज़ दिखता नहीं है, because of which it's a silent killer, and close to 6% of India's population, which is 1.4 billion, suffers from kidney disease. और अगर हम डेवलप्ड नेशंस में जाएं तो वहाँ कहीं ज़्यादा होता है। तो इंडिया में जो इशू है वो है एक्सेस, अवेयरनेस एंड डिटेक्शन। बट ये तो चलो गवर्नमेंट करता रहेगा, अस्पताल करते रहेंगे, हम जैसे कंपनियाँ करती रहेंगी, बट आप जैसे बच्चे क्या कर सकते हैं is create prevention and awareness amongst your friends and your family. So my request to all of you is that while this is a program and it's a good program, you all have to be वो झंडा धारक, flag bearers, so that you can talk to your friends about kidney health. It's very important. कौन हाथ उठाएगा? I'll give a gift to that person who picks up his hand and answers the next question. कोई है? किडनी का ख्याल कैसे रख सकते हैं? नहीं, पीछे से। हाँ, ओके, हाँ, बोलो। He wants a mic. There's a mic here. पेपर लीक मत करना प्लीज। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर, नियमित व्यायाम कर और ब्लड प्रेशर को समय पर चेक करना। और कितना पानी पीना चाहिए? तो 4 से 5 गिलास। वेरी गुड। बॉडी में खून कितना होता है? कितना लीटर खून होता है? वेरी गुड। तुम्हारे कि मेरे? 5 liters, not bad. Very good. और खाने के बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं, तो क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाना नहीं चाहिए? सर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब सैलेड हो गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लिमिटेड अमाउंट में शुगर एंड सॉल्ट। वेरी गुड। बाहर तो कचौरी खा रहा था ना। सर
कभी कभार चल जाता है बट Very good, very good. But exercise and balanced diet are the two most important Yes, things sir. for kidney health. और प्रेशर नहीं लेने का, एग्जाम भी आएगा तो प्रेशर, नो स्ट्रेस. स्ट्रेस मतलब ब्लड प्रेशर मतलब किडनी प्रेशर. ओके, so it's good to see all the kids and the teachers participate. I really want to thank all of you. I really hope we take back something for our society, for our parents, so that we can go and talk to them about kidney health. I wish you all a long, healthy life and 2 good kidneys as a part of my, closure. Thank you so much once again. Gaurav, I hand it over to you and your team. Thank you. थैंक यू सो मच भास्कर जी, आप भी एग्ज़ाम में पास हो गए और हमारे बच्चे भी। तो नेक्स्ट में बीजल पांचाल जी जो मार्केटिंग मैनेजर हैं एफएमई की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने कुछ विचार यहाँ पर व्यक्त करें सीकेडी को लेकर। Good morning, everyone. Good morning. I got a few good mornings. मैं भी कोशिश करूँगी हिंदी में बात करने की। कुछ सालों से कॉर्पोरेट्स में काम करके हमें सिर्फ इंग्लिश में प्रेजेंटेशंस देने की आदतें हो गई हैं, बट दोस्तों के साथ तो हिंदी में बात करते हैं, तो मेरी हिंदी बोल तो सकती हूँ, कितनी शुद्ध होगी पता नहीं। आशीष जी और गौरव जी की हिंदी सुन के मैं सोच रही थी कुछ शब्द तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए, बट ठीक है। मुझे एक ये कहावत याद आती है और एक किस्सा याद आता है कि आप जब किसी बड़े को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं तो वो बड़ा ही सीखता है, बट जब किसी बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे के साथ साथ उसका परिवार, उसके आसपास के लोग सभी सीखते हैं। तो ये मुझे देखने मिलता है एंड खुद के एक्सपीरियंस से भी कहते हैं अब कि बच्चों की जो उत्साहित एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी, लोगों से मिलजुलने की जो उनकी वृत्ति होती है, इससे वो बड़ी खुशी से, बड़े आसानी से लोगों तक सही मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो आप चाहे छोटे छोटे बच्चे हो यहाँ पे, बट आप में अपने आप में बहुत ताकत है, स्ट्रेंथ है, जो आप समाज में, सोसाइटी में और परिवार में चेंज ला सकते हैं। एंड आई थिंक ये हमारा एक अटेम्प्ट है थ्रू ग्लोबल पाथ फील्ड्स एंड किडनी किड कि हम आपको इंस्पायर कर सके, हम आपको वो पाथ दिखा सके कि सही हेल्थ स्टार्ट्स एट होम। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, बट हेल्थ ऑल्सो बिगिंस एट होम। हम खुद अपना ख्याल कैसे रखते हैं, उस हिसाब से हम दूसरों को इंस्पायर करते हैं कि हम उनका ख्याल या वो भी अपना ख्याल कैसे कर सकते हैं। किडनी किट में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स डिज़ाइन किए थे, जिससे हमने ये अटेम्प्ट किया था कि किडनी हेल्थ, हाउ टू प्रिवेंट किडनी डिसीजेस, इसको समझना आसान हो जाए। हमारी जो बुकलेट्स थी, हमारे जो वीडियोस थे, प्रेजेंटेशंस थे, किट्स थे, ये सारे आई एम श्योर आप बच्चों को जब मिले होंगे आपको काफ़ी एक्साइटिंग लगा होगा, आसान लगा होगा कुछ सीखना। और साथ ही में मैं तो ये देख सक रही हूँ, भास्कर जी ने आपका टेस्ट लिया है, आप पास हो गए हो, पर एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि कितने लोगों ने आप में से घर जाके आपके माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, दोस्तों के साथ इसके बारे में बात की? कुछ हाथ आ रहे, कुछ शायद शर्मा रहे हैं। मैं भी शर्माती थी स्कूल में बहुत हाथ ऊपर करने से, तो दिख रहा है। बट दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव कि आप तो सीखो, पर आपके साथ में आपके परिवार को भी सिखाइए। और ये प्रिवेंशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक और टेस्ट, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो जब खराब होता है, फेल होता है? हमारे पूरे शरीर में एक ही ऐसा ऑर्गन है जो जब खराब होता है तो वो रिवर्स हो सकता है। यस, लीवर, करेक्ट, वेरी गुड। लिवर ही एक, वेरी गुड। सो लिवर ही एक ऑर्गन है जो अगर खराब होना शुरू हो तो वापस ठीक हो सकता है, कुछ चांसेस होते हैं। किडनी ऐसा ऑर्गन नहीं है, एंड बाकी के भी नहीं है, हार्ट
एंड अदर ऑर्गन्स, बट अगर वो ख़राब होना शुरू हो तो बस उसमें आप सिर्फ ये प्रे कर सकते हो कि धीरे धीरे ख़राब हो, वो आगे तो बढ़ते ही जाएगा बट उसकी स्पीड आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड प्रिवेंशन के लिए नॉलेज ज़रूरी है, कॉन्शियसली मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ बहुत ज़रूरी है एंड अगर आप बच्चे कर सको तो सही है, आप बच्चों के साथ आपके परिवार को भी अगर इंस्पायर कर सको इसके बारे में तो वो बहुत भी और भी बड़ी जीत होगी हमारी। सो आई थिंक दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव कि सिर्फ आपको नहीं सिखाना है पर आप जाके और आगे लोगों को कैसे सिखा सको और इंस्पायर कर सको टू लिव अ बेटर हेल्थ, दैट इज़ द टेक होम फॉर मी। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच पिजल जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को यहाँ पर रखा है और जो आपने कहा है सही बात है कि हम अगर किसी बड़े को कोई नॉलेज देते हैं तो वो उस तक रहता है, लेकिन बच्चों को देते हैं तो वो पूरे परिवार तक पहुँचता है, इसीलिए बच्चे इस प्रोग्राम के मेन हमारे टारगेट हैं। अब मैं अंकुर गर्ग जी जो कंपनी सेक्रेटरी हैं एफएमई के, उनको इनवाइट करूँगी कि वो अपना उद्बोधन यहाँ पर देके और बच्चों को प्रेरित करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुर और मैं गौरव जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जिस तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम का बखान किया और जैसे उन्होंने इस टारगेट को अचीव किया और ये बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से नंबर्स की हम अभी बात कर रहे थे, जैसे उन्होंने 50,000 बच्चों तक हम पहुँचे, उससे भी ज़्यादा, और हम आशा करते हैं कि हमारा साथ बना रहे और जल्दी ही हम 1 लाख बच्चों तक पहुँचे, उनका 1 लाख का आंकड़ा भी जल्दी छुएं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी लकी, आई एम सिटिंग हियर नॉट देयर बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस भास्कर सर एंड विजय वर आस्किंग, बट आई एम रियली हैप्पी टू सी द नॉलेज डिसेमिनेशन और जिस तरह से बच्चों ने सीखा है, इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाया है और जिस तरह से टीचर्स ने उनको गाइड किया है, दिस इज़ रियली कमेंडेबल एंड वी आर वेरी हैप्पी। लाइक एज अ कंप्लायंस पर्सन, एज ए स्टैट्यूटरी मैं अपनी कंपनी में सारी स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस जो भी सरकारी नियम हैं CSR के, वो पालन करने के लिए जिम्मेदार हूँ। तो जिस तरह से हमने अपने फंड्स का सदुपयोग किया है ग्लोबल पाथफील्ड के थ्रू, वो बहुत ही सराहनीय है और मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ फ्रीजीनेस टीम की, फ्रीजीनेस मैनेजमेंट की भी, जिन्होंने इस मौके को समझा, आगे उन्होंने उनको ग्लोबल पाथफील्ड को अप्रूव किया, उनकी क्षमता में विश्वास जताया। तो फ्रीजीनेस मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर, और ग्लोबल पाथफील्ड ने जिस तरह से काम किया है वो बहुत अच्छा है। और जैसे बीजल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेज किया कि ये बच्चों ने सीखा, वो बहुत अच्छी बात है और वो दिख भी रहा है उनकी नॉलेज में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करें, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, जितना ज़्यादा हो सके इस अवेयरनेस को फैलाएं। आज के इंटरनेट के युग में अगर इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो हम गूगल भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये भी एक टॉपिक है, दिस इज़ अ टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर हेल्दी लाइफ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल पाथफील्ड का, आप सबका, आप यहाँ पर आए और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हम अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट करूँगा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अंकुर जी। अब मैं हमारे बीच में मंच पर पदम सिंह जी हैं जो कि मैदानता हॉस्पिटल गुड़गांव से हैं, फॉर्मर एडिशनल DG ICMR हैं। मैं इनको इनवाइट करूंगी कि वो अपने उद्बोधन से प्रेरित करें बच्चों को। नमस्कार, मैं आयोजकों का बड़ा आभारी हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे भी आमंत्रित किया और मौका दिया कि मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं।
भास्कर जी, गौरव जी, मैंने बचपन में और युवा अवस्था में शायद रिलेशंस में, फ्रेंड्स में कभी ये नहीं सुना कि किसी को किडनी की बीमारी थी। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है, पिछले दिनों में मेरे पास टेलीफोन आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा रिलेशन है, उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। तो समय था जब हम किडनी के बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी कोई बीमारी होती है। और अब लोग जो हैं अप्रोच कर रहे हैं, मुझसे अनुरोध करते हैं कि डॉक्टर साहब, अब तो हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD। अपने परिवार में ही मेरे भतीजे की जो वाइफ है वो 2009 में डायग्नोज हुई थी, और वो भी ESRD। जब तक पता लगा तब तक पता लगा कि वो तो एंड स्टेज पर पहुंच गई हैं, जहां पर कि इलाज सिर्फ डायलिसिस होता है या फिर ट्रांसप्लांटेशन होता है। 2009 से डायलिसिस चल रहा है और अब देख लीजिए 2024 है। ठीक है, सर्वाइवल है, लेकिन इशू ये है कि भाई उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। अभी कल ही मेरे पास टेलीफोन आया था। मैं रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूं, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि गांव में भी ये कोई बीमारी होगी। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हमारा रिलेशन है, आई एम कमिंग फ्रॉम भरतपुर, उसको हम लेके गए हैं होली फैमिली में, और पता लगा है कि उसकी तो दोनों किडनियां जो है वो खराब हो चुकी हैं। क्या आप एम्स में भर्ती करा सकते हो? और बाद में रात को ही टेलीफोन आया कि साहब राम मनोहर लोहिया में ले गए हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब जल्दी से कोई डोनर लेकर के आइए, हमें 3-4 दिन के अंदर ही इसकी ट्रांसप्लांट करना है। तो आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है। पिछले दिनों और भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से किसी का कॉल आया था कि साहब, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये किडनी क्या प्रॉब्लम होती है। इलाज कराते कराते पता लगा कि मेरी किडनी डैमेज हो गई है। सब जगह घूम लिया, बाबा रामदेव के पास भी पहुंच गया। क्या किया जाए? तो ये मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे हैं, टीचर हैं, जो ये प्रिवेंशन वाला जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से ही हम रोक सकते हैं कि लोग जो हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज तक ना पहुंच पाएं। आजकल ये कंसर्न है कि अगर कोई इस स्टेज पर पहुंच गया है तो क्या कंसर्न्स हैं। एक तो पहले ये भ्रांति थी कि जो किडनी डिजीज जो है
वो ओल्ड एज में होती है, बुजुर्गों को ही होगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल के साथ में जुड़ा हुआ हूं, जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उनमें 1/3 जो ट्रांसप्लांट हुए हैं वो 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को हुए हैं, 30 वर्ष से कम। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बीमारी जो है एंड स्टेज तक जो पहुंचने में भी 30 साल से कम में ही हो जाता है, 1/3 को। और दूसरे 1/3 31 से 40 वर्ष। अच्छा, एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, ये मेरे ख्याल से नॉट ओनली फॉर दिस रीनल डिजीज, कि इसमें ज्यादातर जो केसेस है वो मेल में ही ज्यादा क्यों होते हैं। जितने ट्रांसप्लांट के आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 84% मेल हैं और 16% जो है वो फीमेल है। इतना जो है, आप इसको डिस्पैरिटी बोलेंगे या पता नहीं, कि महिलाओं में अगर वो बीमारी है उनको हॉस्पिटल में लेके आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये मैंने बताया कि भाई मेल में बीमारी ज्यादा है या ट्रांसप्लांट ज्यादा हो रहे हैं फीमेल के कंपैरिजन में। लेकिन जब डोनर की बात आती है, कि डोनर एक सबसे बड़ी इशू है, बड़ा कंसर्न है। और डोनर में क्या विश्वास करेंगे कि इन्हीं आंकड़ों में जिनका ट्रांसप्लांट हुआ उनमें 75% डोनर थे वो फीमेल थे। मतलब जो बीमारी तो मेल को होगी लेकिन किडनी डोनेट करेगी फीमेल। ये हमारी जो है सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी। और इनमें भी महिलाएं जो डोनेट करती हैं उनमें ज्यादातर मालूम है कौन है, ये मदर है या वाइफ है। अबाउट 3/4 of the donors, these are mothers and wives. मीडियन सर्वाइवल टाइम, ठीक है, एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, और दूसरा जो है, जो ऑप्शन है हेमोडायलिसिस। भाई आजकल परिवार छोटे हैं और किडनी ट्रांसप्लांट का ये है कि भाई डोनर है वो फैमिली में से ही होना चाहिए, फैमिली से बाहर का कोई डोनर आ नहीं सकता। तो मेरे अपने रिलेशन हैं, गौरव जी, भास्कर जी, वो इलाज कराने आए डॉक्टर मित्तल के पास अपनी हार्ट प्रॉब्लम के लिए। उन्होंने एग्जामिन किया कि भाई हार्ट प्रॉब्लम तो तुम्हारी ठीक है, जरा नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाओ, दिखाओ, आपकी प्रॉब्लम तो किडनी की है। और जो ही उन्होंने नेक्स्ट वीक में डॉक्टर खेर को दिखाया, खेर अथॉरिटी है नेफ्रोलॉजी में, आजकल वो वीक में 3 दिन डायलिसिस पे चल रहे हैं। पता ही नहीं लगता कब किडनी डैमेज हो गई। दोनों प्रॉब्लम कहीं और से शुरू हुई, एंड होकर जाकर के किडनी पर होगी। जो डायलिसिस भी हो रही है, देखिए वीक में 2 बार, वीक में 3 बार
तो भाई अगर हमारे जो पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 80% जो डायलिसिस के केसेस हैं उसमें वीक में 3 बार डायलिसिस हो रही है और बाकी जो 20% हैं उसमें 2 सेशंस पर वीक। जहां तक कॉस्टिंग की बात है, भाई ठीक है, डायलिसिस में 1 टाइम कॉस्ट कम होती है 3-4 हजार पर डायलिसिस, लेकिन कंपेयर करें अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन की जनरली 8.5 लाख के आसपास है मीडियन कॉस्ट, और जो 3-4 हजार के हिसाब से अगर वीक में 3 बार डायलिसिस हो रही है तो 2 साल में ये ट्रांसप्लांट की कॉस्ट से ज्यादा पहुंच जाती है। जहां तक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये देखा गया है कि भाई जिसका एक बार ट्रांसप्लांट करा लिया तो वन इज एज गुड एज नॉर्मल, लेकिन जहां पर हीमोडायलिसिस चल रही है, हमने ये सवाल पूछा दोनों से, हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जितने भी ट्रांसप्लांट वाले केसेस थे उन्होंने या तो गुड बताया या एक्सीलेंट बताया, लेकिन हीमोडायलिसिस में ज्यादातर रेस्पॉन्सेस थी पुअर। भाई इलाज हो रहा है, आप 15-20 साल तक जिंदा भी रह रहे हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। दूसरा जब उनसे सवाल पूछा गया, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर फिजिकल वेलबींग, सेम रेस्पॉन्स। ट्रांसप्लांट वाले केसेस थे वेरी सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फाइड, लेकिन हीमोडायलिसिस वाले तो ज्यादातर बोल रहे थे भाई डिससेटिस्फाइड, ओवरऑल फिजिकल वेलबींग। इंसान जो है रोजाना की दिनचर्या में अपने आप इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा, तो इसके बारे में भी जानकारी ली गई। वर्क एफिशिएंसी के बारे में जानकारी ली गई। तो वर्क एफिशिएंसी जो है ट्रांसप्लांट वाले केसेस तो थैंक यू सो मच पदम सिंह जी, आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। आपके पास्ट और प्रेजेंट के जो एक्सपीरियंस है उससे ये प्रमाणित तो होता है कि किडनी की प्रॉब्लम्स दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही हैं। अब मैं खनेंद्र जी जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने कि लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड एपियोलॉजी से एमएससी किया है, और इनको मैटरनल एंड एडोलेसेंट हेल्थ के क्षेत्र में इन्होंने एशिया की कई कंट्रीज़ में और इंडिया के कई स्टेट्स में काम किया है। इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं खनेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शॉर्ट में अपने उद्बोधन से प्रेरित करें सबको। Namaskar. First of all, I'd like to thank FAB and Global Pathfields for giving me this opportunity. और मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा हिंदी आता है लेकिन इतना सही से नहीं आता है, तो मैं इंग्लिश में बात करूँगा, बीच बीच में इंग्लिश में और बीच बीच में हिंदी में बात करूँगा। हम लोगों का जो सोसाइटीज़ है, हर सोसाइटी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में चलता है। पहले क्या था, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो बहुत ज़्यादा था,
जब कॉलेरा होता था, जब आपका अदर कम्युनिकेबल डिजीज है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है या ट्यूबरक्लोसिस है, इस डिजीज़ों से बहुत ज़्यादा लोग मर जाता था। तो ज़्यादातर मोर देन से 80% ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उससे बहुत ज़्यादा लोग मर जाता है। इन इंडिया बिटवीन 1990 टू 2016 द epidemiological transition took place. Now more than say 80% of the people die of the non-communicable diseases. Sorry. तो इसका मतलब ये है, जो डायबिटीज़ है, जो हाइपरटेंशन है, जो कैंसर्स है, जो लंग का डिजीज है, उससे बहुत ज़्यादा लोग मरता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जिन लोगों का डायबिटीज़ है या जिन लोगों का हाइपरटेंशन है, आप लोगों का फैमिली में बहुत लोगों का ये बीमारी होगा, तो उनका जो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस है उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जिनका डायबिटीज़ है उनका 9 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है ऑफ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिजीजेस। जिनका हाइपरटेंशन है उनका 4 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीजेस होने का। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिवेंट दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और सबसे बड़ा अलार्मिंग बात यह है, पहले जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एडल्ट लाइफ में होता था। आजकल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो बच्चों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, and that is why it is also very important that we involve the children, we involve the kids in prevention of non-communicable diseases. तो कुछ प्रोग्राम्स अभी चल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन द कंट्री। तो such programs are also going on among the children as well as among the adults, but the implementation has been little bit challenging, and in many of the states, or especially in the urban areas, these programs are yet to be rolled out. So apart from the awareness programs, I would like to suggest that there is linkage with the existing government programs, so that more and more children with the non-communicable diseases can be actually diagnosed and put into the treatment. So there is a Government of India program called RKSK, Rashtriya Kishore Swasth Karyakram. In this program, there are provision of organizing adolescent health days every 3 months. So if the adolescent health days are organized and we examine the children for non-communicable diseases, and if they are found that they are suffering from non-communicable diseases and they are provided treatment, then that will be a very positive step for prevention of non-communicable diseases among children. Similarly, there are adolescent-friendly health clinics in the urban areas, in the big hospitals, in the government hospitals or in the medical colleges. So it's also important that we refer our children to these adolescent-friendly health clinics, so that they can get themselves examined for diabetes, for hypertension, for any sexually transmitted infections or for reproductive health issues, and they get the necessary treatment and the care. So in the next phase, I'd like to request that along with the creation of the awareness, which is very important, because people have to know that this is what is happening. This is the epidemiological transition that is happening. The non-communicable diseases are going up like anything in the children. But at the same time, we also detect the children with hypertension and diabetes and ensure proper treatment among them. So that will be also very important. And once again, I'd like to thank FME and Global Pathfields for inviting me to this workshop. Thank you so much.